हाँ जी बेटा, सेक्शन 31 से 35 तक पढ़ने वाले हैं हम लोग। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। छोटा छोटा ब्रीफिंग लिखते हुए चलेंगे जल्दी से। करें शुरू। इच्छा है पढ़ने की? पढ़ने की इच्छा है? पढ़िए। जब पार्टनर डाउनफॉल पोजीशन पे होता है ना, तो वो होता है। कोई नहीं, तबीयत खराब होगी, क्या हुआ है? तो दीवार की साइड बैठना चाहिए था। मौसम चेंज हो गया। तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है? अगर तबीयत खराब है तो पीछे चले जाना। देखो बेटा, तबीयत ठीक नहीं है तो यू कैन गो, कोई इशू नहीं है। नहीं, अगर देखो क्लास में बैठना है तो फिर बैठना पड़ेगा एक्टिवली। आपसे ज्यादा तो इसका मतलब हालत मेरी खराब है, तब भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना। मुझे पता है। कौन मिला है? तो मैसेज नहीं डाला था? तो बेटा किसी दूसरी कॉपी पे लिख लो। कोई कॉपी में कॉपीराइट थोड़ी हो रखा है कि अकाउंट्स की कॉपी में लॉ नहीं लिखेंगे और लॉ की कॉपी में लॉ लिखेंगे। देखो मैंने लिखना कंपलसरी नहीं बोला, लेकिन मैंने ये बोला है कि अगर अगर क्लास में हो तो अटेंटिव कंपलसरी है। अब अगर आप ऐसे हेड डाउन करके बैठे रहोगे तो मेरी अटेंशन बार बार आपकी तरफ जाएगी, और जिसको हेड डाउन करना है, तबीयत ठीक नहीं है, तो लास्ट बेंच द बेस्ट होता है। हाँ जी बेटा। पढ़ो बेटा, स्टार्टिंग से। Any change in the relation of partners will result in reconstitution of the partnership firm. Thus, on admission of the new partner or retirement of a partner or expulsion of the partner or of insolvency of a partner, etc., how firm will be reconstituted? तो यहाँ पर उसने आपको ये समझा दिया कि फर्म की रिकंस्टिट्यूशन के पोजीशंस कब बनती है। एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्जन और इंसॉल्वेंसी, है ना। इंसॉल्वेंसी में हमने पढ़ा है कि फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ठीक। हाँ जी बेटा। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 31, इंट्रोडक्शन। यहाँ पर क्या है, एडमिशन की बात कर रहा है, इंट्रोड्यूस होना। ये वो इंट्रोडक्शन नहीं है कि प्रस्तावना स्टार्टिंग की। एक नए पार्टनर की एंट्री हो रही है। तबीयत ठीक है कि नहीं? चलाऊं? थोड़ा सा वो डोर खोल देता, आई कैन अंडरस्टैंड सफोकेशन हो रही होगी, डोर खोल देता।
बेटा सबसे ज्यादा तो ग्रसित मैं ही रहा हूँ इससे, क्योंकि यहीं आ रही होती सारी ठंडी हवा। इसकी पोजीशन इतनी खतरनाक जगह पर है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 31। एक बार फिर से पढ़। अब देखो प्लीज बेटा, आप लोग वॉइस करोगे ना तो मेरा पहले से स्टैमिना कंपैरेटिवली 60% है, 40% डाउन है। आवाज हिम्मत करके आप लोगों के लिए बोलने आया हूँ, नहीं तो आवाज में दम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि मेरा गले पर क्या असर आ रहा है एक एक डायलॉग पर। हाँ जी बेटा। Introduction of the partner. Subject to contract between the partners and the provisions of section 30. No person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners. ये तो हम लोग जानते हैं, पहले ही कह दिया गया था। नो पर्सन इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल। एक पर्सन कोई जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर ले। केस स्टडीज वगैरह जब आएगा, केस बनाकर क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में। यही बात एक्सपल्जन को लेकर भी पूछी जाती है ना, कि भाई XYZ 3 पार्टनर है, एक्स ने जबरदस्ती अपने बेटे को पार्टनर एडमिट कराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे पूछा जाएगा। XYZ 3 पार्टनर है, एक्स अपने बेटे को या अपने ब्रदर को या अपनी वाइफ को, किसी को भी दोस्त को कोई पार्टनर बनाना है और उसने जबरदस्ती फोर्सली उनको दोनों को कन्विंस करने की कोशिश की, तो क्या ये पॉसिबल है? और वो दोनों एग्रीड नहीं है, तो क्या वो पार्टनर बनेगा? तो आंसर इज नो। सेक्शन 30 डिफाइंस। Subject to the provision of section 30, a person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any acts of the founder before he became a partner. इसका मीनिंग क्या हुआ? है ना। अब जैसे मान लीजिए, ये तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, रेशो चेंज हो जाती है। उस रेशो को चेंज करने के लिए गुडविल की ट्रीटमेंट आप करते हो, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट आप करते हो। वो रीजन क्या था? कि ना तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना उसको कोई लॉस मिलेगा। ना तो उसको कोई बेनिफिट मिलेगा, ना कोई इसको गुडविल के अंदर शेयर मिलेगा। वो सारा कुछ आप लोग क्या करते थे? रिजर्व्स क्यों बांटते थे? अब समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ओनली, जो रिजर्व्स एडमिशन के टाइम पर पार्टनरशिप की आपकी बैलेंस शीट के अंदर एग्जिस्ट करता था, आप उन्हें पुराने पार्टनर्स में बांट देते थे, पुरानी रेशो में करते थे ना। और एक केस आपने वो भी पढ़ा था, मॉडिफाइड वाला, कि रिजर्व पार्टनरशिप में रहेगा तो उसमें क्या करते थे आप? गेनिंग रेशियो निकालकर उसको ओल्ड पार्टनर्स में ही एडजस्ट कर दिया करते थे, चाहे रिजर्व्स हो चाहे गुडविल का ट्रीटमेंट हो, यही करते थे। तो ये इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग था। नए पार्टनर के ऊपर इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो इसने क्या कहा है? इंट्रोड्यूस्ड पार्टनर not become liable for any acts of the firm done before become a partner। यही बात है, सिंपल है। जल्दी से आ जाओ जी रिटायरमेंट पर। तो एडमिशन में इतना सही है, वो तो सारा उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। आ जाओ। कहाँ पर? पुरानी डेट से भी लाइबल हो सकता है अगर वो एग्रीमेंट एनालिसिस में। अभी पहले राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ लेते हैं। देखो एक चीज बेटा हमेशा याद रखो, जो एग्रीमेंट है वो सर्वोपरि है। अगर एग्रीमेंट है और मैं तैयार हूं आपका लॉस उठाने के लिए, तो फिर तो क्या दिक्कत है? लॉस तो आउटसाइडर भी आकर उठा सकता है, नहीं उठा सकता क्या? हमने ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी है, फिर वो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, वो उन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, लेकिन एज पर सेक्शन वो कहीं मेंशन नहीं है। वो एग्रीमेंट का टर्म्स है बेटा, पार्टनरशिप के सेक्शंस की टर्म्स नहीं है, वो सिर्फ एग्रीमेंट की टर्म्स है।
एग्रीमेंट की टर्म्स तो फिर कुछ भी हो सकता है। अगर पार्टनर नया पार्टनर एग्री हो कुछ भी करने को तैयार है तो फिर क्या कर सकते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि नया पार्टनर नॉर्मली कब एडमिट करते हैं। एक सिचुएशन क्या होती है कि अगर फर्म लॉस में चल रही है तो उसको इनवाइट किया जाता है कि हमें उबारो। बट ये क्या है, पार्ट ऑफ एग्रीमेंट हो। हाँ जी, इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर इसी में आ जाएगा। Rights and liabilities of new partner. The liabilities of the new partner ordinarily commence from the date when he admitted as a partner. ये सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉइंट याद रहेगा। पॉइंट नंबर 1, इसकी लायबिलिटी कब से कमेंस होगी? व्हेन ही इज एडमिटेड। आगे Unless he agrees to be liable for obligation incurred by the firm prior to the date. The new firm including ये आ गया अनलेस ही एग्रीज। देखो ये बात आ गई एग्रीज, तो ये एग्रीमेंट का पार्ट हो गया। अगर वो एग्री कर रहा है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो आ जाओ जी, आप सारा लॉस ले लो। नेक्स्ट, the new firm including the new partner who joins it may agree to assume liability for the existing debts of the old firm and creditors may agree to accept the new firm as the debtors and discharge of the old partners. ठीक है, एग्रीमेंट की टर्म्स है वो सब। नेक्स्ट, The creditors consent is necessary. अब देखो ये इसने कह दिया द क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी। In every case to make the transaction operative. Novation is a technical term in the contract for subsidiary liability of course not confined only to the case of partnership. कन्फाइंड ओनली टू केस ऑफ पार्टनरशिप। इसका क्या मीनिंग हुआ? नोवेशन क्या है? पुराना खत्म, नया एग्रीमेंट। नो डाउट जब एडमिशन होता है तो हम मानते हैं ना कि नई डीड भी बनती है ना, पार्टनरशिप डीड चेंज हो जाती है। तो वो कह रहा है नोवेशन, यानी यहाँ पर डीड हमारी क्या हो गई? न्यू डीड बन गई। आगे But a mere agreement amongst partners cannot operate as novation. Thus, an agreement between the partners and the incoming partner that he shall be liable for existing debts will not ipso facto give creditors of the firm any right against इसका क्या मीनिंग है? बट अ मेयर एग्रीमेंट, partnership. बताओ जी, आप बताओ। पार्टनर्स का नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर की कंसेंट की जरूरत है। बताओ बताओ, आप बताओ। बताओ भाई, क्या पूछ रहे थे? बट अ मेयर एग्रीमेंट वाला पॉइंट, वो पैराग्राफ आपको समझाना है। बट अ मेयर एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर्स कैन नॉट ऑपरेट एज नोवेशन। ये टॉपिक कर रहे हैं हम। अब पिछला पैराग्राफ भी पढ़ लो बेशक से, लेकिन बताओ ये अटेंटिव तो होना जरूरी है ना, यही तो मैं कह रहा था। जब न्यू पार्टनर सर एडमिट होता है सर, तो उसकी लायबिलिटी
इसको नोवेशन जो एक्सिस्टिंग पार्टनर है और जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड एज के लिए लाइबिलिटी और क्रेडिटर्स को न्यू वाले पार्टनर को पे करते हैं। सर जो नया पार्टनर सर उसके बाद से उसकी लाइबिलिटी होती है उसके लिए पे करूंगा पहले की होंगे ना डेट उसमें पे नहीं होगा। एक बार पढ़ो ये पैराग्राफ, आप ही पढ़ो, आपका गला तो ठीक है, पढ़ो। रिलायबिलिटी तो नहीं ये नहीं, ये वाला। बट मेरे एग्रीमेंट partners cannot operate as innovation. Thus, an agreement between the partners and the incoming partners that he shall be liable for existing debts and will not Ipso facto to give creditor of the firm any right against him. कुछ समझ रहा सर ये ipso facto बता रहा हूँ। अभी तो बताओ, पढ़ो जरा।
हाँ जी बेटा, क्या कहना चाहते हैं बताओ इसमें मीनिंग। इप्सो फैक्टो ही बताते हैं। इप्सो फैक्टो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं, जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि भाई क्या कहना चाह रहा है। सॉरी, बताओ जल्दी से। The creditors are right means are new partners. But new partners are liable as debt creditors. But a mere agreement amongst partners cannot operate as novation. Thus, an agreement between the partners and the incoming partner that shall be liable for existing debts, existing और newcomer. अगर वो कह रहे हैं shall be liable for existing debts, will not ipso facto gives creditors of the firm any right against him. इप्सो फैक्टो का मतलब है कि जो एज पर फैक्ट है वही पढ़ा जाएगा। इप्सो फैक्टो, जो भी फैक्ट कहेगा सिर्फ वही, और कुछ नहीं। तो फैक्ट क्या कहता है? फैक्ट कहता है अगर न्यू कमर एग्रीड है, फैक्ट क्या कहता है? अगर न्यू पार्टनर एग्रीड है, अभी पीछे हमने पढ़ा ना कि मैं फर्म के लॉसेस और लायबिलिटीज बियर करने को तैयार हूं, तो एग्रीड है। अदरवाइज अगर वो एग्रीड नहीं है तो कोई भी पुरानी लायबिलिटीज के लिए ही विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। हाँ, समझ रहे हैं बात को? वो पुरानी लायबिलिटीज उठा सकता है। फैक्ट ये है कि जब वो नोटिस देगा कि मैं पुरानी लायबिलिटीज के लिए भी तैयार हूं, तो उन पुरानी लायबिलिटीज के लिए उसको हेल्ड लाइबल किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। तो इप्सो फैक्टो यानी जो फैक्ट है उसी फैक्ट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो इस पैराग्राफ को। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। इन केस ऑफ पार्ट, आगे पढ़ जाओ, आप ही पढ़ जाओ। In case of partnership of two partners, the section does not apply to a partnership of two partners, which is automatically dissolved by the death of one of them. ये तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप तो रहेगी नहीं। एक पार्टनर की डेथ हो गई, ऑलरेडी दो पार्टनर है, तो एक पार्टनर का तो पार्टनरशिप कहलाएगा ही। ठीक है, अब आ रही बात रिटायरमेंट। रिटायरमेंट पढ़ जाओ जल्दी से। Retirement of a partner, section 32. A partner may retire with the consent of all the other partners in accordance with an express agreement by these partners. अब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जैसे किसी पार्टनर की एज 60 साल होगी तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएगा। अगर एग्रीमेंट में मेंशन है, तो मैं कह रहा हूं कि हमने अगर एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है तो जैसी एज 60 हुई, आपका रिटायरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। जैसे सरकारी नौकरी में होता है, सरकारी नौकरी में ऑटोमेटिकली है ना कि कोई 60 साल का बंदा है लेकिन उसकी लुक जो है 40 साल वाली है, तो ये थोड़ी कह सकता अभी तो मैं जवान हूं। एज पर एज यू बिकम 60, रिटायर। Here the partnership is at will by giving notice in writing. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, हमारी इच्छा के ऊपर जो टिकी। अब एट विल बनी हुई है, तो एट विल में मेंशन है कि पार्टनरशिप एट विल है। अब मैंने अपनी विल लिखी कि भैया मैं आपका काम नहीं करना चाहता, मैं थक गया, रिटायरमेंट। तो 3 तरीके से रिटायरमेंट हो सकती है। पहला, दूसरा एज पर एग्रीमेंट, तीसरा व्हेन पार्टनरशिप एट विल। वॉलंटरी नहीं हुआ, वो तो बेटा एट विल हो गया। एट विल तो पहला हो गया, फिर वॉलंटरी तो पहला हो गया। वॉलंटरी का मतलब क्या है? आप रिटायरमेंट चाह रहे हो और बाकी एग्रीड है। एट विल में तो क्या है कि हमारी विल है कि अब जब मर्जी हो जाए।
हाँ जी, सेकंड तो ऐड विल वाले में बाकी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी। तब जरूरत नहीं होगी बेटा, विल वाले में तो कंडीशन है पहले से। हाँ, जब हाँ जी, तो जैसे पार्टनरशिप में will नहीं है और वैसे ही इन जनरल जो पार्टनर रिटायर होने को कह रहा है तो पार्टनर्स मना कंसेंट कर रहे हैं, चाहिए, फिर कंसेंट चाहिए, कंसेंट अगर मना कर दिया पार्टनर्स तो फिर वो रिटायर नहीं हो फिर सकता। नहीं हो सकता है, फिर थोड़ा सा कोर्ट की प्रोसेसिंग हो जाएगी। अगर लोग सिर्फ लॉस मैसेज स्टैम्प हो गई फिर पार्टनर दोनों रिटायर तो तभी तो यही चीजें तो है। नॉर्मली आप पार्टनरशिप से रिटायरमेंट लेना कब चाहोगे? नॉर्मली अगर सेहत ठीक है तो आपको लग रहा है कि भाई आप टाइम नहीं दे पा रहे, आपको लॉस हो रहा है, तो आप रिटायर होना चाहोगे। तो इसीलिए तो थोड़ा डाला गया है। बाकी तभी तो कहा गया है कि पार्टनर्स अगर कंसेंटेड होंगे तभी तो होना चाहिए ये सब चीजें। अदरवाइज कितने लोगों की इन्वेस्टमेंट टिकी होती है। देखो कहीं ना कहीं मोरल ग्राउंड्स डाले गए हैं बिना बताए, बिना बताए। मोरल ग्राउंड क्या है कि 3 लोगों ने शेयर डाला। अब 3 लोगों के शेयर डालने का मतलब क्या हुआ? एक शेयर, एक पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, अब रिटायर होना चाह रहा है तो उसको तो अपना शेयर मिल जाएगा, लेकिन उस एक शेयर के चक्कर में तो हो सकता है ना बाकी के 2 पार्टनर भी। चैरिटी में था, पढ़ा था कि मंदिर के लिए आपने हाँ कर दिया, छत में डलवाऊंगा, और जब छत डलने की बारी आई आप कह रहे हो नहीं सॉरी मेरा मूड चेंज हो गया। मंदिर वाले पहुंच गए कोर्ट में, तो जबरदस्ती दिलवाया ना, जबकि क्या था, चैरिटी थी। लॉ ने क्या कहा, अब नहीं कर सकते आप, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया, आप अगर ये पैसा नहीं देंगे तो वो सारा पैसा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है, बाकी 2 पार्टनर क्या कहेंगे कि साहब ये जानबूझ कर जा रहा है और इसके जाते ही हमारी इन्वेस्टमेंट भी जीरो हो जाएगी। तो इसलिए कंसेंट को बीच में डाला गया, कहीं ना कहीं बिना कहे मोरल ग्राउंड्स। हाँ बेटा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement by an agreement made by the with such third party and the partner of all and the partner of the reconstituted firm, and the such agreement may be applied by a court of dealing with the third party, the reconstituted firm, after the acknowledgement of the retirement. क्या मतलब हुआ? अब आप रिटायर होने जा रहे हो तो ऑब्वियसली लाइबिलिटीज तो आपके हिस्से में आनी है, लाइबिलिटीज भी तो आपके हिस्से में आनी है ना। तो जो कंसेंट का खेल है वो इसीलिए है कि उन लाइबिलिटीज का क्या होगा। तो उन लाइबिलिटीज के लिए वो क्या कह रहा है, लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी, उसके बारे में क्या कहना चाह रहा है? Liability discharge directly agreement करने के बाद towards third party. बताओ जी आप। ये तो सबसे आसान टॉपिक है पार्टनरशिप आपका। वो तो हो ही जाएगा। वो ट्रांसफर हो जाएगी बाकी के पार्टनर्स को। कुछ नया कह रहा है? नहीं खुला रखना, एसी नहीं चलाया होगा ना। जो नॉलेज वाली बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बात समझ नहीं रहे, मैं इसीलिए तो अटका हूं कि यही चीज तो बोलनी है, नॉलेज।
अगर नॉलेज वर्ड नहीं आएगा तो भाई साहब फिर वही लिखने का जीरो हो गया, जितना मर्जी लिख लो। नॉलेज वर्ड पर फोकस कर जाओ। अगर थर्ड पार्टी की नॉलेज में नहीं है तो वो क्या समझेगा? याद है हमने पीछे भी पढ़ा था, उसने कहा था कि आप जब भी कुछ करेंगे तो आपको नोटिस देना है, नोटिस देने के बाद ही बाहर वालों को पता चलेगा कि अब आप इस फर्म में नहीं हैं। और अगर आप इस फर्म में नहीं हैं, ये किससे पता चलेगा मुझे? बाय नोटिस, बाय माय नॉलेज। अब मेरी नॉलेज में आ गया कि आप रिटायर हो चुके हैं तो ठीक है, और मेरी नॉलेज में नहीं आया कि आप रिटायर नहीं हुए, उसके बावजूद भी मुझे ये इंटेंशन है कि आप इस फर्म के अंदर पार्टनर है और मैंने उस फर्म से कुछ डीलिंग कर ली विद दिस इंटेंशन कि आप उसमें पार्टनर है, ध्यान रखना। अगर कोई थर्ड पार्टी विद दिस इंटेंशन कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूं और मैंने कोई डील कर लिया, तो वो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो फिर भी हेल्ड लायबल हो जाएगा। इसलिए वो जो नोटिस की जो बात की जाती है इसीलिए इंपॉर्टेंट की जाती है। मैं नोटिस दूंगा कि अब मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हूं, ये पहले आ चुका है इसलिए कह रहा हूं, ये पॉइंट आया है पीछे कि मैं नोटिस दूंगा कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं हूं, उसी के बाद मैं आगे आने वाली लायबिलिटीज से बच जाऊंगा, वो वाली जो लोग नई पार्टनरशिप फर्म से ये सोचकर इंटरेक्ट कर रहे हैं कि मैं अभी भी वहां पार्टनर हूं। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर वो नॉलेज में आएगा कैसे? वो सबके घर चिट्ठियां तो डालता नहीं फिरेगा। वो जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट चली गई उसकी कॉपी आपको संभाल कर अपने पास रखनी है। अब वो जो मर्जी करे, अब उसकी नॉलेज में है या नहीं हमें मतलब नहीं। अब मैं ये मानकर चलूंगा कि मैंने आपकी नोटिस में डाल दिया। ये नॉलेज इसलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है। गेटिंग दिस पॉइंट? थर्ड, Now, notwithstanding the retirement of a partner from our firm, he had the partner continue to be liable as a partner to the third party for any act done by any of them, which would have been an act of the firm if done before the retirement until public notice is given of the retirement. आगे पढ़ना साथ में है पूरा। प्रोवाइडेड दैट Provided that a retired partner is not liable to any third party who deals with the firm without knowing that he was a partner. वो तो कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा फंडा है। कौन सा सेक्शन पढ़ा था इसमें हमने केस? बताओ। सर्वेंट वाला, सर्वेंट की नोटिस में नहीं था, अच्छा वो कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पर भी तो वही हो गया कि अगर उसकी नोटिस में, समझ गए बात? कुछ चीजें आपस में इंटरलेटेड है। इसमें क्या होगा, देखो पार्टनरशिप में आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर कोई केस स्टडी वैसे नहीं मिलेगी आपको जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे थे, समथिंग वर्सेस समथिंग। इसमें इस तरीके के केसेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर एग्जाम्पल्स बनाए जाएंगे कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, जेड वांट टू रिटायर बट एक्स डज नॉट एग्री, या किस इस तरीके से, मतलब इस तरीके के केसेस बनाए जाएंगे। तो जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ आएगा। अभी हम स्कैनर्स के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपके निकल कर आ जाएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन है। लास्ट 10 ईयर्स के भी डिस्कस हो जाएंगे, सारा काम आराम से हो जाएगा हमारा। फोर्थ पॉइंट बेटा, Notices under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the instituted firm. कोई भी दे सकता है नोटिस, कोई भी का मतलब बाकी के पार्टनर भी चाहे तो दे सकते हैं, वो भी वही नोटिस माना जाएगा। बाकी के पार्टनर क्यों देंगे? क्या रीजन है बताओ? एक रीजन, बहुत तगड़ा रीजन है।
हाँ, बाकी पार्टनर भी तो सेफ हो जाएंगे। एक रिटायरिंग पार्टनर जिसमें पब्लिक को नहीं पता कि रिटायर हो गया है, ही वॉज डीम्ड टू बी फंक्शन एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। समझ रहे हो बात को? अब जब वो फंक्शन कर रहा है एज एन एजेंट और उसने रिटायरमेंट का किसी को नहीं बताया और नहीं पता चलने दिया, तो सिचुएशन में क्या होगा? अगर उसने कोई ऐसी डील कर दी जिससे हमारी फर्म लाइबल हो सकती है, तो फंसेगा कौन? हम ही तो फंसेंगे जो रह गए। तो इसलिए बाकी पार्टनर्स की तरफ से भी नोटिस देना इतना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? नहीं देगा कोई एक ही, सेफ दोनों हो जाएंगे। अगर रिटायरिंग पार्टनर ने दे दिया तो रिटायरिंग और एग्जिस्टिंग सेफ हो गए, एग्जिस्टिंग ने दे दिया तो रिटायरिंग भी सेफ हो गया। एक नोटिस से काम हो जाएगा। देखो एक केस आ गया सुप्रीम कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का केस आ गया, आप पढ़ो। Chandra versus Chandrika Prasad. The Supreme Court in Vishnu Chandra and versus Chandrika Prasad had that the एक्सप्रेशन if a partner wants to dispute from the partnership business in a clause of the partnership deed which was being constructed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership. The expression clearly indicated that in the event of retirement, the partnership business will not come to an end. जो एक पढ़ रहा था बस वही पढ़ रहा था, बाकी सब रिलैक्स हो जाते हो, रिलैक्स एकदम। क्या हुआ आपको? बैटरी डाउन है? तो पढ़ो फिर, एकदम से बैटरी ठीक हो जाएगी। आप पढ़ दो जरा एक बार जोर से ये वाला पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा विष्णु चंद्रा वर्सेस चंद्रिका प्रसाद के केस में? सीधा इफ एनी पार्टनर से पढ़ दो, इफ एनी पार्टनर। If any partner सुन लो भाई, एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये। if any partner wants to dissociate from the partnership business in a clause of the partnership deed which was being construed comprehends a situation where a partner wants to retire from the partnership. The expression clearly indicated that in the event of retirement, the partnership business will not come to an end. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये भी। हालांकि हम लोगों ने क्या रखा था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का यही तो पढ़ा था हमने, क्योंकि एडमिशन होगा तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, रिटायरमेंट होगा तो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। लेकिन एक क्लॉज उन्होंने ये डाल दिया कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो इट डज नॉट मीन एंड ऑफ द पार्टनरशिप। ये एंड नहीं होगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो रिटायर हो गया, फर्म एग्जिस्ट रहेगी नए उन्हीं पार्टनर्स के साथ जो बच गए। समझ रहे हैं? जबकि इंसॉल्वेंसी के साथ डिसोल्यूशन डाला हुआ है, उसमें ऑप्शन रखा है कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बाकी पार्टनर चाहे तो कैरी कर सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन का ऑप्शन उसमें डाला हुआ है। लेकिन रिटायरमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि रिटायरमेंट में डिसोल्यूशन का ऑप्शन कंपल्सरी नहीं है। रिटायरमेंट मीन्स रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। दैट्स एग्जाम्पल 13 भी पढ़ दो बेटा। Where retirement of a partner who was the tenant of the premises in which the partnership business was carried out would not result in assignment of the tenancy rights in favor of the remaining partners. Even though किससे the कंपेयर कर रहे हैं? देखो टेनेंसी से कंपेयर किया जा रहा है इसको। in favor of the retiring partners, even though the retiring partner ceases to have any rights, title or interest in the business as such. क्या होता है टेनेंसी राइट्स? जो आदमी रेंट पे रह रहा है उसके हाँ, टेनेंट्स के। तो इसको क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं इसके साथ?
कह रहा है रिटायरमेंट सिंपल एक क्या है, वो एक टेनेंट था, मेरा टेनेंट। समझ रहे बात को? वो क्या कहना चाह रहा है कि वो मेरा एक टेनेंट है। जब टेनेंट घर खाली करके चला जाता है तो ऑनरशिप किसके पास चली जाती है? वापस ओनर के पास। तो वो टेनेंट है, वो तो चला गया, तो किसके पास आ गई वापस पंप की ऑनरशिप? जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स है उनके पास। ये चीज से कंपेयर कर रहा है। आज जी लाइबिलिटीज, हाँ, तो वो रिटायरिंग पार्टनर को यही कह रहा है। अब अगला रिटायर होगा तो वो भी टेनेंट है। वो ये थोड़ी कह रहा है कि बाकी ऑनर बने रहेंगे। ऑनर से मतलब कि पार्टनरशिप, हाँ, ये रिटायरिंग पार्टनर की बात कर रहा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एक्ट एज अ टेनेंट हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ जी बेटा, फटाफट। लाइबिलिटीज ऑफ एन आउटगोइंग। दिल नहीं है तो मना कर देना, कोई इशू नहीं है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। As we have already stated earlier, a retiring partner continues to be liable to third party. रिटायरिंग पार्टनर लाइबल टू कंटिन्यूज टू थर्ड पार्टीज For acts of the firm after his retirement. अंटिल, देखो आगे वही बात, आगे ना, अंटिल अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो आप लाइबल बने रहोगे। Until public notice of his retirement has been given either by himself or by any other partner. But the retired partner will not be liable to any third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was partner. The liability of a ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, उसने साफ साफ बोल दिया नोटिस देना कंपलसरी है और कुछ नहीं है। जब तक आप नोटिस नहीं देंगे आप थर्ड पार्टीज की तरफ लाइबल रहेंगे। The liability of a retired partner to third party continues until the public notice of his retirement has been given. As regards the liability रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, ये दोबारा से रिपीटिशन कर रहा है पूरा। as regards the liability of थर्ड पैराग्राफ पढ़ दो। If the partnership as it will. if the partnership is at will, the partner by giving notice in writing to all the other partners of his intention to retire will be deemed to be released as a partner without giving a public notice to its effect. ये एट विल के अंदर आपको क्या मिल गया? एक एडवांटेज मिल गया। क्या एडवांटेज मिला है जी? पब्लिक नोटिस से आप बच गए एट विल के अंदर। यानी अब आप कहोगे सर ये क्या फर्क हुआ? ऐसे तो जब कोर्ट में मैटर जाएगा तो कोर्ट को कॉपी दिखाई जाएगी पार्टनरशिप की कि सर देखो जो पार्टनरशिप डीड थी ये एट विल थी, यहाँ पर मैं एग्जेम्प्टेड हूँ। तो फिर वो जो थर्ड पार्टी क्लेम करेगी ना रिटायरिंग पार्टनर से कि भाई साहब आपने नोटिस तो दिया नहीं और हमने तो आपको सोचकर पार्टनर एंटरटेन कर लिया आपके बाकी दोनों पार्टनर्स को, तो कहेगा भी एट विल है। हाँ, सभी तभी ऐसे कैसे बन जाएगा? रजिस्टर्ड तो कराओगे? नहीं, रजिस्टर्ड तो कराओगे। बिल्कुल कंपल्सरी नहीं होता, लेकिन विल कैसे बताओगे? विल आ गया तो वो डीड तो भाई देखो, आपने अगर डीड को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो वो मानी कैसे जाएगी? फिर तो वैसे ही क्वेश्चनेबल हो गई वो। जैसे आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ, हमारी पार्टनरशिप चल रही है 10 साल पुरानी, है ना, और हमने आज बिल तैयार कर ली और कल निकल गया वो, तो मामला गड़बड़ हो गया। बट जब बात आएगी कि भाई ये एट विल तो आज से बनी है, उससे पहले क्या थी, तो क्वेश्चनेबल हो गया ना वो चीज। रिसेंटली बनाई है आपने, लेकिन पुरानी पार्टनरशिप फॉर्म चल रही है, तो आप उसे जस्टिफाई कैसे करोगे कि एट विल थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग? क्योंकि आप ये तो कह नहीं सकते कि अभी अभी पार्टनरशिप बनी है अगर 10 साल पुरानी है तो। ये कर पाओगे प्रूफ? उसमें तो उल्टे फंस जाएंगे, इतनी सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन दिख जाएंगी पिछले 10 साल वाली। वो पर्सन जो केस कर रहा है वही दिखा देगा कि देखो जी मैंने इनसे तब भी डील की, मैंने इनसे तब भी डील की, मैंने इनसे तब भी डील की। आज इनकी जो बिल दिख रही है ये आज की डेट की दिखा रहे हैं, तो उससे पहले क्या था ये?
तो उसमें क्वेश्चन का आंसर देना तो पार्टनर्स पर ही भारी पड़ जाएगा। तो वहां तो चीटिंग की टेंशन और आ जाएगी, नए क्लॉजेज और लग जाएंगे। ये है, मतलब आपकी बात सोचने की ठीक है, लेकिन अभी हमने पहले ही कहा था ना, हम क्या मानकर चलते हैं कि आप सीधे सच्चे इंसान हो। चीटिंग करने पर आओ तो कुछ भी हो सकता है ना। चीटिंग करने पर आए तो दृश्यम ने भी दिखा दिया कि एक मर्डर कर दिया और उसके ऊपर कोई मर्डर का चार्ज नहीं लगा। वो तो प्लानिंग थी ना, मर्डर तो मर्डर ही है। मर्डर का उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी जिसने भी मारा। तो वो चीज है। तो अगर प्लानिंग से कुछ हो जाए, कहीं पर आप सोचो कि हम कोर्ट को यहाँ पर धोखा दे जाएंगे, लूप होलिंग का फायदा उठा जाओ, उस लूप होलिंग के फायदे में तो फिर आपको कुछ भी फायदा मिल सकता है। बहुत लोग फायदा उठा जाते हैं। जल्दी से बेटा अगला। अभी भी टेस्ट है तो ये ऐसे। अच्छा, मेरे को नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग आपस में डिस्कस करके मुझे बता देना कॉन्ट्रैक्ट का रिवाइज करना है। ये चैप्टर तो एक दिन का बचा हुआ है, खत्म कर देंगे। और जो अगला है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है। रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन ही तो है। वही तो है, रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन छोटा ही है।